सो राधे राधे गाइस। तो गाइस ये पिछली क्लास में हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन हमने देख लिया था। उसमें हमने कहाँ तक बात कर ली थी, चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो उसमें हमने पढ़ लिया था कि एक आइकलर नाम का वैज्ञानिक था। आइकलर नाम के वैज्ञानिक ने पादपों को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला था क्रिप्टोगेमस और दूसरा हुआ फिनेरोगेमस। ठीक है, अब क्रिप्टोगेमस में हमने पढ़ा था, तो क्रिप्टोगेमस में तीन तरह के प्लांट्स आएंगे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एंड फिनेरोगेमस में होंगे अनावर्त बीजी एंड आवर्त बीजी। ठीक है, उसके बाद में हम आवर्त बीजी पादप के बारे में स्टडी करने लगे थे कि आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म वो पादप होते हैं जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। एंड उसके बाद में हमने पढ़ा था कि स्टडी जो फ्लावर्स का मतलब जो फ्लावर्स की स्टडी है वो कहलाएगी एंजियोलॉजी। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका था। अब आगे चलते हैं। फिर आवर्त बीजी हमने देखा था कि युग्मक आवर्त बीजी पादपों में जो युग्मकोद्भिद है वो अल्प विकसित होता है, मतलब थोड़ा सा प्री मेच्योर नहीं होता, मतलब वेल मेच्योर नहीं होता, थोड़ा कम मेच्योर होता है। ठीक है, और बीजाणुद्भिद ज्यादा डेवलप होता है युग्मकोद्भिद की तुलना में। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि आवर्त बीजी पादपों में जो नर युग्मकोद्भिद है तथा मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट दोनों निर्भर करते हैं स्पोरोफाइट पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आए। उसके बाद में हमने पुष्पीय जो पुष्पीय संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, वो हमने देख ली थी और उसके बाद में यहाँ तक बात हो गई थी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो गाइस अब आगे चलते हैं और आगे हमें पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे नर जनन अंग के बारे में। नर, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, नर जनन अंग। ठीक है, नर, आगे चलते हैं। नर जनन अंग हमें पढ़ना है, चलो स्टार्ट कर ले। ठीक है, अब नर जनन अंग, अब बात करते हैं। फ्लावर में एक नर जनन अंग होता है जिसे हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग, यानी इसका इंग्लिश में नाम होता है एंड्रोसियम। याद रखना क्या होता है, एंड्रोसियम, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा पुमंग क्या होता है, ये एक गुच्छे टाइप का होता है। ठीक है, ये बहुत सारा गुच्छा होता है। अच्छा, पुमंग की इकाई क्या होती है, चलो इकाई की बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट यानी इकाई, तो इकाई होती है पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, मैं आपको समझा दूंगा मैं क्या कहना चाहता हूं। स्टेमन, देखिए होता क्या है, ये वाला डायग्राम आप देखिए, तो इस वाले डायग्राम में ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये आपने फ्लावर्स में देखा होगा, ये वाला पार्ट यही कहलाता है, क्या कहलाता है, पुंकेसर। ठीक है, और इसके बहुत सारे ग्रुप को हम कहते हैं पुमंग। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा कि पुंकेसर तो एक होता है और इसके ग्रुप को हम कहते हैं पुमंग। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है, हमें पता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं परागकोश। ठीक है, क्या कहते हैं, परागकोश। और ये जो डंडा होता है इसे हम कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं, पूतंतु। ठीक है, अब इस परागकोश में थोड़ा आगे लेके चलता हूं। ये है परागकोश कुछ। ठीक है, कुछ ऐसा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऐसा सा। ठीक है, परागकोश द्विपालित होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, द्विपालित होता है। ठीक है, द्विपालित, द्विपालित देखो इसमें एक और दो। ठीक है, ये रही एक और ये दो, यानी परागकोश में कितनी पालियां हैं, दो पालियां। ठीक है, तो यहां से हमें लिखते जाते हैं। हम बात करते हैं पुंकेसर की। ठीक है, पुंकेसर, तो पुंकेसर में हम बात कर सकते हैं परागकोश। ठीक है, परागकोश प्लस पूतंतु, पूतंतु। आशा करता हूं आपको बात समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं। अब परागकोश में दो पालित होता है, तो हम परागकोश में हम लिख देते हैं द्विपालित। कैसा होता है ये, द्विपालित। आपको बात यहां तक समझ में आ चुकी है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसके ये जो हमने संरचना बनाई है, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं। ठीक है, तो हम इसको जूम करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ये कुछ ऐसी सी संरचना होती है। ठीक है, मैं जैसा बना रहा हूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा घुमा होता है, राउंडेड होता है, लेकिन मुझसे ऐसा बन गया। तो ठीक है, एक बार बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से घुमा हुआ होता है। ठीक है, और यहां से मतलब ये सारे घूमे हुए होते हैं, और यहां पर देखो, और इस तरह से संरचना होती है। मैं एक एक्सिस बना देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए।
ये होगा। अब ध्यान से देखिए, ये है प्राकोष। इस प्राकोष को हमने थोड़ा सा और जूम किया, तो जूम करने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो संरचना है इसे हम कोष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? कोष्ठ। ठीक है, और ये भी एक कोष्ठ है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्राकोष में 4 कोष्ठ दिख रहे होंगे। प्राग कोष में 4 कोष्ठ प्रेजेंट होते हैं। PRESENT प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं, आप जैसा भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्राक कोष्ठ में 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, अब चारों ही कोष्ठों को, ठीक है, प्राक कोष्ठ में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। एक कोष्ठ को हम कहते हैं, एक कोष्ठ को लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पराग कोष में 4 लघु बीजाणु धानु होती है, यानी पराग कोष में 4 लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती हैं। ठीक है, यानी पराग कोष में कितनी लघु बीजाणु धानी होती है? 4 लघु बीजाणु। ठीक है, अब एक बात और, पराग कोष के चारों ओर, ये देखो ये है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, चारों ओर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, एक लेयर पाई जाती है, और उससे हम नाम देंगे, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये एक और लेयर पाई जाती है, तो इसका नाम होता है बाह्य त्वचा। क्या होता है? बाह्य, क्योंकि सबसे बाहर की ओर होती है, तो इसका नाम होगा बाह्य त्वचा। ठीक है, तो पराग कोष के चारों ओर एक संरचना पाई जाती है। संरचना लिखना सही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, एक भित्ति लिख देना आप। भित्ति पाई जाती है जिसे बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा कहते हैं। ठीक है, तो गाइस यहां तक हमने देख लिया। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। 6 मिनट हो चुके हैं, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, अगली क्लास में हम ये जो पराग कोष का परिवर्धन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? पराग कोष में कोशिकाओं का परिवर्धन, ठीक है, परिवर्धन, यानी कि पराग कोष में जो आगे जो परागकण है किस तरह से बनेंगे, पराग मात्र कोशिका किस तरह से बनेंगी, या फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका किस तरह से बनेंगे, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आशा करता हूं आपको ये क्लास ठीक लगी होगी या फिर समझ में आ चुका होगा। जहां तक मैंने पढ़ाया मैं एक बार फिर पढ़ा देता हूं। हमने बात की थी नरजनन अंग की। नरजनन अंग कौन होता है? पुमंग होता है। अच्छा, पुमंग की यूनिट होती है पुंकेसर। ठीक है, पुमंग एक गुच्छा होता है और पुंकेसर होता है एक छोटी इकाई। ये है पुंकेसर। ठीक है, ये जो संरचना है ये किसकी है? पुंकेसर। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट है ये परागकोश। हमने परागकोश को थोड़ा सा जूम कर लिया, मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो ये परागकोश है। परागकोश द्विपालित होता है। अब इसको और जूम किया तो हमने देखा कि एक परागकोश में 2 पालियां हैं। देखो ध्यान से, एक परागकोश में 2 पालियां हैं और 4 कोष नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको 1 2 3 4, तो हम लिख दिया कि परागकोश में 4 कोष प्रेजेंट होते हैं। परागकोश द्विपालित होता है, 4 कोष प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक कोष को लघु बीजाणु धानी कहा जाता है, यानी कि परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका। परागकोश के चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये चारों ओर एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम बाह्य त्वचा कहते हैं। और बस यहां तक हमने बात की थी और इससे पहले हमने बात कर ली। ठीक है, तो आशा करता हूं गाइस आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, गुड बाय।